बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं और मेरा पाकिस्तान पार्ट 2, तासुरात से आरी बिल्कुल स्पॉट से चेहरे, तकरीबन 20। उन्होंने मुझे घेर लिया और धक्के देने लगे। तुम लोग चाहते क्या हो? हैरत के साथ मैंने उनसे पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम लोग क्या कर रहे हो? उनमें से बाज के हाथों में पिस्तौल थे। सहन के मुकफ्फल दरवाज़ों से परे एक हजूम था और चीख रहा था। चारों तरफ खिड़कियों से तुलबा के जत्थे झांक रहे थे। ये जानने को वो बेताब थे कि क्या हो रहा है। मैं बरहम था। ये लोग तहरीक इंसाफ के हलीफ थे, जमाते इस्लामी की तुलबा तंजीम, इस्लामी जमीयत तुलबा के कारकुन। हम एक मुतहिदा महाज का हिस्सा थे जो सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से निजात और जज बहाल करने की तहरीक के लिए कायम था। इसके बावजूद तुलबा का ये गिरोह सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए काम कर रहा था, जिसने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। मेरे साथ उनका ये सलूक गलियों के बेमुहार छोकरों जैसा था। पंजाब यूनिवर्सिटी की जमीयत के बारे में बहुत सी कहानियां मैंने सुनी थी, लेकिन पूरी तरह अंदाज़ा न था कि वो कैसे लोग हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में हर शख्स उनसे खौफजदा था। कभी शानदार तंजीम और नज़रियात इनकी पहचान थे, अब मगर वो एक माफिया से नजर आए। असलहा लहराते और मारपीट करते लोग। यूनिवर्सिटी में आज़ादी इजहार का उन्होंने गला घोंट दिया था। जहां से कभी नोबल इनाम पाने वाली एक मुमताज़ शख्सियत उभरी थी, 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेज़ों ने इस जामे की बुनियाद रखी थी। बड़े सगीर की दूसरी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। हर कोई उनसे खौफजदा था, हत्ता कि उनकी मादर तंजीम जमात इस्लामी भी उन पर काबू ना पा सकती थी, हुकूमत भी नहीं। बाद में मुझे बताया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही की सूबाई हुकूमत के ज़रिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुझ पर हमला करने के लिए उनके एक लीडर को भारी रकम अदा की थी। मैं जानता था कि यूनिवर्सिटी में पुलिस मुझे गिरफ्तार करके रहेगी, चुनांचे गुज़िश्ता शाम ही खामोशी से मैं कैंपस में दाखिल हो गया। रात एक प्रोफेसर के घर पर गुजारी। इस्लामी जमीयत तुलबा के उस टोले का ख्याल था कि अगले दिन मैं अपने हामियों के साथ यूनिवर्सिटी के मरकज़ी दरवाजे से आऊँगा। बाद में पता चला कि उन्होंने हम सब की पिटाई का प्रोग्राम बना रखा था। तन्हा नमूदार होकर मैंने उन्हें हैरान कर दिया, और वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर से। गैर मुल्की अखबार नवीसों समेत बहुत से सहाफ़ी अपने कैमरों के साथ पहले से वहाँ मौजूद थे। जैसे ही मैं पहुँचा, तालिब इल्म मेरे गिर्द जमा हो गए। कंधों पर उन्होंने मुझे उठा लिया। फिर ये लोग सामने आए, 20 या शायद 30। मेरे साथ उन्होंने धक्कम पेल शुरू की, मगर उनकी समझ में ये ना रहा था कि वो क्या करें। मैं अकेला ज़रूर था, लेकिन सैकड़ों दूसरे भी मौजूद थे। मुझे एक बड़े कमरे में धकेल कर दरवाज़ों को उन्होंने ताले लगा दिए। बार बार मैंने अपना सवाल दोहराया, तुम लोग चाहते क्या हो? एतराज़ उनका ये था कि मैं उनसे पूछे बगैर यूनिवर्सिटी में दाखिल क्यों हुआ। मैंने कहा, इसलिए कि यूनिवर्सिटी तुम्हारी मलकियत नहीं। ये भी कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जमात मुशर्रफ की मुखालिफत कर रही है, कि मुल्क में उसने एमरजेंसी नाफिज कर दी है। इधर तुम हो कि उसकी मदद पर तुले हो। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारी इस हरकत का नतीजा क्या होगा? मैंने उनसे पूछा। मेरा सवाल हवा में तहलील हो गया। किसी ने कोई जवाब ना दिया। थोड़े फासले पर उनका लीडर मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कनाखियों से वो मेरी तरफ देख रहा था। जाहिर है कि मेरे बारे में ही गुफ्तगू कर रहा होगा। वो उलझन का शिकार था कि क्या करे। कुछ प्रोफेसर आन पहुंचे, लेकिन धमकाकर उन्हें चलता किया गया। वो बुरी तरह खौफजदा थे। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। गिरफ्तारी से मैं बचता आया था। मुल्क एक तूफान की जद में था कि सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हंगामी हालत नाफिज कर रखी थी। 3 नवंबर 2007 को जब यह अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, मैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस लम्स में तुलबा से मुखातिब था। किसी ने कागज़ का एक पुर्जा मुझे दिया कि मुझ समेत तमाम सियासी लीडरों को घरों में नज़रबंद करने का हुक्म सादिर हुआ है। गुज़िश्ता साल भी मेरे साथ यही हुआ था। सदर बुश जब पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, अमरीकी सदर के खिलाफ मैं रावलपिंडी में एहतजाज करना चाहता था, जो पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान की हिमायत करने तशरीफ़ लाए थे। इराक़ पर इस बहाने के साथ अमरीकियों ने हमला किया था कि उस सरजमीन को वो जमहूरियत का तोहफ़ा अता करने के आरज़ूमंद हैं। नज़रबंदी की इतला से मैं परेशान न था। घर में बंद रहकर भी सियासी काम किया जा सकता है। तकरीर के बाद ज़रूरी मशवरों के लिए मैं दोस्तों और साथियों से मिला। कई इजलास किए और निस्फ शब के बाद ज़मान पार्क में वाक़े अपने आबाई घर पहुंच गया।
जहां मेरे वालिद और बहनें रिहाइश पजीर थीं। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मामला ख़राब है। जब पुलिस घर में घुस आई, आमतौर पर वो लोग मेरे साथ नरमी से पेश आते, मगर आज उनका रवैया जारहाना था। नज़रबंद नहीं, वो मुझे गिरफ्तार करने आए थे। मैंने इसरार किया कि वो मुझे गिरफ्तारी का वारंट दिखाएं। जब वो वारंट लेने गए तो एक अखबार नवीस का फ़ोन मुझे मौसूल हुआ। तमाम दूसरे लीडरों को घरों में नज़रबंद किया जाएगा, लेकिन आपको जेल में डाला जाएगा। फैसला करने के लिए मेरे पास फ़कत चंद मिनट थे। अपने भांजे से मैंने कहा, बाहर सहन में जाकर देखो, क्या भाग निकलने का कोई रास्ता मौजूद है। उसने बताया कि मकान को चारों तरफ से घेर लिया गया है, लेकिन बाग के साथ 10 फुट का एक हिस्सा उनके हिसार में नहीं। मैं पिछले सहन में गया और दीवार की तरफ लपका। भांजे की मदद से दीवार फलांगी और पड़ोसियों के बाग में उतर गया। मेरा बचपन जमान पार्क में गुजरा था। मेरे कई रिश्तेदार अब भी वहाँ रिहाइश रखते हैं। जब पुलिस मेरे आगा खान यानी वालिद मोहतरम के बेडरूम समेत घर की तलाशी ले रहे थे, मैं अपने मरहूम नाना के मकान में पहुंच चुका था। फिर रोज़ाना जगह बदलता रहा। हर रोज़ मैं किसी अखबार नवीस को इंटरव्यू देता ताकि मेरा पैगाम लोगों, ख़ास तौर पर पार्टी कारकुनों तक पहुंचता रहे। वहां से फिर मैं आगे चल देता। मुझे गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी थी, चुनाचे मुखबर सरगर्म। 2 या 3 बार ऐसा हुआ कि सिर्फ 10-15 मिनट के बाद पुलिस उस घर में दाखिल हुई जिसे मैं छोड़ गया था। बाद में पता चला कि मुल्क भर में 5000 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। मैं उन अपोजिशन लीडरों में से आखिरी था जो पुलिस के हत्थे चढ़े। बराह रास्त राबतों के जरिए मुझे अपने कारकुनों को मुतहरिक रखना था। अपने मोबाइल फ़ोन हमने बंद कर दिए थे। हमारे बहुत से साथी ज़ेरे ज़मीन थे। तवील जलावतनी के बाद बेनज़ीर भुट्टो हाल ही में वापस आई थी। एक एहतजाजी जुलूस के लिए वो लाहौर पहुंची, मगर पुलिस ने घेराव किया तो मंसूबा धरे का धरा रह गया। बैनुल अक़वामी मीडिया बेनज़ीर के इर्द गिर्द मौजूद था। मैंने फैसला किया कि गैर मुल्की अखबार नवीसों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊं, इस तरह गिरफ्तारी दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर हो सके। इस काम के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से बेहतर कोई जगह ना थी, जहां तुलबा की तादाद मुल्क के किसी भी दूसरे तालीमी इदारे से ज़्यादा है। यूं एमरजेंसी के खिलाफ तुलबा को मुतहरिक करने का एक बेहतरीन मौका भी मुयस्सर आता। नौजवानों में मेरी जमात पहले ही मकबूल थी। मेरी तमाम उम्मीदें तुलबा और नौजवानों से वाबस्ता थी। वही नतीजा खेज होते हैं। जिस तरह 1960 के अशरे में वियतनाम की जंग के हंगाम अमरीका की नई नस्ल, 1960 की दिहाई में सदर सोहार्तो के खिलाफ इंडोनेशिया के नौजवानों की बगावत और बाद अज़ां 2011 में मशरिक़ वुस्ता की अरब बहार। आरजू मेरी ये थी कि तालिब इल्म अब हरकत में आए। आमिरों की तमन्ना हमेशा ये होती है कि आवाम सियासत के बखेड़ों से दूर रहें। मंसूबा ये था कि आलमी प्रेस और तुलबा की मौजूदगी में गिरफ्तारी पेश की जाए। खामोशी से धर न लिया जाऊं। जमीयत के नाम पर हंगामा करने वालों को मैंने बताया कि मैं किस लिए आया हूं और ये कि अब मुझे खुद को पुलिस के हवाले कर देना है। धक्के देकर उन्होंने मुझे एक गाड़ी में गिरा दिया और बड़े दरवाजे तक ले गए, जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर मेरा मुंतजिर था। बार बार वो मुझे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक देख रहा था। मैंने पूछा, बात क्या है? जवाब ये था, आपको देखकर मैं बहुत खुश हूं। आखिर किस लिए? उसने कहा, यह बात मैं आपको थाने पहुंचकर बताऊंगा। और फिर उसने बता दिया, कल रात से उनके साथ हमारा राब्ता था। उन्हें इस हाल में आपको हमारे हवाले करना था कि मैं आपको वहां से सीधा अस्पताल ले जाता। उन्हें आपकी कुछ हड्डियां तोड़नी थी। ये था मंसूबा। खतरा मोल लेकर अपने चंद साथियों को आम लिबास में उसने यूनिवर्सिटी में तैनात किया था कि उनसे मुझे बचाने की कोशिश करे। इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकता था। तब अंदाजा हुआ कि किस तकलीफदेह इम्तिहान से मैं बच निकला हूं। पुलिस वाले ने सच कहा था। 2 बरस बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद इफ्तिखार बलोच को मार मार कर अदमुआ कर दिया। अस्पताल जाकर मैं उनसे मिला था। कसूर उसका यह था कि उस टोले से इख्तलाफ की उसने जिसारत की थी। जेल में गुजरा वक्त एक यादगार तजर्बा है। इस तजर्बे ने मेरे यकीन को और ज़्यादा पुख्ता कर दिया कि कौम के तमाम मसाइल की जड़ कानून की हुक्मरानी से इनकार है। पुलिस वालों से बातचीत के बाद मुझे एक और थाने पहुंचा दिया गया। वहां से वो मुझे लाहौर की कोट लखपत जेल में ले गए। इदराक में कुछ देर लगी कि दरअसल हुआ क्या है। ये एक क्लास थी और मुझे एक अलग कमरा दिया गया। चुनाचे मैं सो गया। अगली सहर मुझे सहन में जाने की इजाज़त भी अता हुई। जेल का अमला मोहब्बत से पेश आया और बताता रहा कि बाहर की दुनिया में क्या भरपा है। उन्हीं ने बताया कि मेरी गिरफ्तारी के अगले दिन पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत के खिलाफ एक बेमिसाल एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। 30 साल में पहली बार यूनिवर्सिटी में ये लोग पसपा हुए। अगरचे बाद अज़ां उन्होंने कुछ रसूख फिर से बढ़ा लिया।
اخبارات میں میرے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر اکثر کالم نگاروں نے شدید احتجاج کیا اور جمعیت سے ہمدردی رکھنے والوں نے بھی ڈٹ کر ان کی مذمت کی۔ ان تحریروں پر مبنی 2 کتابیں بعد ازاں لاہور میں شائع ہوئی۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد بھی اپنے قلم سے ان چھوکروں کی مذمت کرنے والوں میں شامل تھے۔ زمان پارک میں ایک چھوٹا سا انقلاب برپا ہو گیا۔ میری 80 برس کی خالہ نے تمام خواتین کو یکجا کیا کہ میری گرفتاری کے خلاف احتجاجی جلوس نکالیں۔ میرے قدامت پسند خاندان میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اس کی بہت کم مثال ہوگی۔ پرامن خواتین پر پولیس والے پل پڑے اور اٹھا کر انہیں گاڑیوں میں پھینکا۔ وہ جیل میں ڈال دی گئیں اور نصف شب کے بعد ہی انہیں رہائی مل سکی۔ یہ تھی جنرل پرویز مشرف کی روشن خیال اعتدال پسندی۔ زندان میں شام ہوتے ہی میرے کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ دوسری رات 3 بجے جب میں گہری نیند سو رہا تھا، دروازہ کھٹاک سے کھلا۔ ایک پولیس افسر سامنے کھڑا تھا۔ نہایت بدتمیزی کے ساتھ اس نے کہا، اپنا سامان باندھ لو اور جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک ٹرک کے پچھلے حصے میں مجھے سوار کر دیا گیا۔ تاریک رات کے آخری پہر 9 گھنٹے تک میں لکڑی کے ایک بینچ پر بیٹھا رہا۔ ایک پتلا سا کمبل اور نومبر کی سحر میں بے چین کرتی یخ بستہ ہوائیں۔ 3 پولیس والے سامنے بیٹھے تھے۔ صبح سویرے چائے پینے کے لیے ہم رکے تو میں نے پوچھا کہ ہماری منزل کہاں ہے؟ ڈیرہ غازی خان، انہوں نے بتایا۔ اس طرح کی دور دراز جیلوں میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جن کی توہین اور ہمت شکنی مقصود ہو۔ خیال گزرا کہ شاید جاوید ہاشمی اور خواجہ سعد رفیق کی طرح مجھے بھی وہ جسمانی اذیت سے دوچار کریں۔ سب سے بڑھ کر یہ کمینہ پن تھا جو مجھے اذیت دے رہا تھا۔ جب دوسرے لیڈر گھروں میں نظر بند تھے تو میرے لیے دور دراز کی ایک کال کوٹری کیوں؟ 30 سال سے میں قوم کے سامنے تھا اور سب جانتے تھے کہ میں کبھی کسی جرم کا مرتکب نہ ہوا، لیکن انہوں نے مجھے دہشت گردی کے جرم میں گرفتار کیا۔ سزا عمر قید یا موت، یہ توہین سے دوچار کرنے کی ایک شعوری کوشش تھی۔ کوٹ لکھپت والے تو ہمدرد اور مشفق تھے، ظاہر ہے کہ احکام اوپر سے آئے تھے۔ میں نے فقط 8 دن ہی زندان میں گزارے، لیکن وہ جو برسوں سے ان دیواروں کے پیچھے پڑے تھے ان کے مقابل تو میں آزاد تھا، ایک شہزادے کی طرح آزاد۔ جیل گندی اور تنگ تھی۔ ایک کمرے میں 10 سے 15 قیدی ٹھسے ہوئے۔ میرا کمرہ ہسپتال میں تھا، چھوٹا سا بستر اور گندا غسل خانہ، لیکن میرا کمرہ بہرحال الگ تھا۔ دن کے وقت مجھے صحن میں جانے کی اجازت دے دی جاتی، اگرچہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی سلاخوں کے پیچھے نظر بند کر دیا جاتا۔ بہت کم کھانا میں کھاتا، اس لیے کہ میں ورزش نہ کر سکتا تھا اور خوراک بہت ہی خراب تھی۔ عمر بھر ورزش کی عادت رہی کہ جسم حرکت کی آرزو کرتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ کہ وقت کاٹے نہ کٹتا تھا۔ مجھے لگا کہ بوریت مجھے مار ڈالے گی۔ سحر جب وہ مجھے جگانے آتے اور میں دوسرے کمروں سے قیدیوں کے نکلنے کی آوازیں سنتا، بستر سے اٹھنے میں زیادہ سے زیادہ تاخیر کرتا کہ دن مختصر ہو۔ محسوس یہ ہوتا کہ بہت دیر بستر میں گزر گئی، لیکن گھڑی پر نگاہ ڈالتا تو ابھی 8 ہی بجے ہوتے۔ پھر میں باہر نکلتا اور صحن میں بیٹھا رہتا۔ شام ڈھل رہی ہوتی جب وہ میرے لیے ایک اخبار لے کر آتے۔ جب میں یہ گمان کر رہا ہوتا کہ بہت سا وقت گزر چکا ہوگا تو گھڑی یہ بتاتی کہ صرف 2 گھنٹے ہی بیتے ہیں۔ وقت کی بساط پر سوئیوں کی رفتار ایسی مدھم تو کبھی نہ تھی۔ 4 دیواری کا نہیں، میں کھلی ہواؤں کا آدمی ہوں۔ جب میں کمسن تھا تب بھی گرمیوں کی نامہربانی، دوپہر میں بھی میری والدہ کے لیے مجھے گھر میں بند رکھنا مشکل ہوتا۔ 2005 سے میں اسلام آباد کے باہر ایک پہاڑی پر بنے فارم ہاؤس میں رہتا ہوں۔ اسے میں اپنی جنت کہتا ہوں۔ چاروں طرف پہاڑ، بے پناہ سبزہ، سامنے راول جھیل اور دور کو ہمالیہ کی بلند چوٹیاں۔ اپنے گھر میں سبزیاں اور پھل میں خود اگاتا ہوں۔ مرغیاں، گائے اور بھینس پال رکھی ہیں۔ جانوروں اور جنگلی پرندوں کے درمیان میں حیات کرتا ہوں۔ تیتر اور طوطے، گیدڑ اور مور، فاختائیں اور طرح طرح کی چڑیاں۔ اور اب میں اس 4 دیواری کا قیدی تھا۔ جیل کے چھوٹے سے صحن میں جہاں میرا دن گزرتا، ایک ذرا سی گھاس تو تھی، لیکن شجر ایک بھی نہیں۔ میں سوچتا اور حیران ہوتا کہ کب تک یہاں پڑا رہوں گا، کب تک؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں فارغ رہنا جانتا ہی نہیں۔ ایک بڑا ہسپتال چلاتا ہوں، میاں والی میں ایک یونیورسٹی اور سب سے بڑھ کر ایک سیاسی جماعت۔ میرے لیے تو 24 گھنٹے کا دن بھی کافی نہیں ہوتا، اور اب ایک لامتناہی فراغت تھی، کوئی ویرانی سی ویرانی تھی زندان میں۔ مگر میں ایک نئے تجربے سے گزرا۔ قیدیوں کی کہانیاں میں نے سنی۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک قیدی کو میرا کمرہ صاف کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ پتہ چلا کہ 6 برس سے جیل میں پڑا ہے۔
16 बरस का कमसिन था जब गिरफ्तार हुआ और अब 22 का हो चुका। वो एक खानदानी झगड़े में मुलव्विस था। जब उसने बंदूक लहराई थी, बस यही कुछ। मुकदमा अगर चला होता तो उसे साल भर की सजा दी जाती। खानदान गरीब था और वकील की फीस चुका ना सकता था। समात की तारीख आती और गुजर जाती, उसे अदालत ना ले जाया जाता। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सलीमुल्लाह खान के मुताबिक जो मुझे मिलने आए, ये कोई इस्तिस्नाई मुकदमा ना था। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी जेलों में पड़े 60% कैदी बेकसूर हैं। उनका असल जुर्म उनकी गुर्बत है। बाद अज़ां अखबारात में मैंने मुकदमात का मुताला शुरू किया। कराची में एक कैदी को 9 साल बाद रिहा किया गया जब वो 29 बरस का हो चुका था। गिरफ्तार हुआ तो घर में उसकी बीवी थी और 1 साला बच्चा। इस असना में उन पर क्या गुजरी होगी। सिंध की एक जेल में 3 असीरों को 22 बरस बाद मासूम करार देकर रिहा कर दिया गया। लाहौर की कोट लखपत जेल में 15 साल एक कैदी इसलिए पड़ा रहा कि उसकी फाइल गुम हो गई थी। जेल की जिंदगी का ये पहलू सबसे बढ़कर मेरे जहन पे सवार हुआ। बेचारे, खौफजदा, बेयारो मददगार लोग। उनमें से बाज के खिलाफ दायर मुकदमे बिल्कुल झूठे और जाली थे। मुलाकात के लिए आने वाले रिश्तेदारों से जेल के हुकाम रिश्वत वसूल करते। जिसकी जेब खाली हो उससे वो सलूक किया जाता जो मेरा कमरा साफ करने वाले कैदी से। अदालत में पेश ही ना किया जाता। मुल्क के सबसे बड़े चोर पार्लियामेंट में विराजमान थे, ऐसे भी कि उन पर हिफाजत करने वाली पुलिस मुकर्रर थी। सरकारी खर्चे पर गाड़ियों में सवार। जेल की ये सफाकी मेरे कल्बो दिमाग में जम गई। नाइंसाफी और जुल्म, नागुफ्ताबे हालत और हर गरीब इंसाफ से महरूम। छठे दिन मैंने भूख हड़ताल का फैसला किया कि मुशर्रफ हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। अब मेरा एहसास ये है कि मैंने गलती की। अगर दोबारा वही इम्तिहान दरपेश हुआ तो हरगिज़ मैं ऐसा ना करूँगा। कम अज़ कम पानी तो पीता ही रहूँगा। रोज़े रखने का मैं आदी हूँ और ये कैसी शानदार इबादत है। यही नहीं, सोम की हालत में मैं डटकर वर्जिश भी करता हूँ। लेकिन मगरबी उफ़क़ पर सूरज फिर ढल जाता है और आप खाने के साथ इंसाफ करते हैं। मैंने इदराक ना किया कि पानी तर्क करके किस तेज़ी से आदमी कमज़ोर होता है। 2 ही दिन में कमज़ोरी इतनी हो गई कि मैं चल ना सकता था। भूख हड़ताल का ऐलान करने के बाद वापसी का अब कोई रास्ता ना था। शाम के 8 बजे थे जब जेलर नमूदार हुआ और कहा, आप आज़ाद हैं। आहिनी सलाखों वाले मुहीब दरवाजे से मैं बाहर निकल आया, कौमी तारीख के सबसे बड़े तूफान में दाखिल होने के लिए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने डिजिटल उर्दू लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।